हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईडी मैजिक। और आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला पे आते हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो आपको पता है पावर जो है वो ऐड हो जाती है और नीचे डिनोमिनेटर में भी ऐड हो जाती है। दूसरा 1/x डी एक्स, तो इसका होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ऑफकोर्स प्लस सी लगाना मत भूलना, ठीक है। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तो ये होता है ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। जब हम करते थे आपका ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो आ जाता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है। फोर्थ है हमारा 1/, अब ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, 1/x² डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। ऊपर एक्स के पावर -2 चला जाएगा। अब इसमें सेम पहली प्रॉपर्टी लगा दो, x-1/-1, तो कितना आ जाएगा -1/x प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड है, बहुत क्वेश्चंस में ये टर्म हमें मिल जाता है 1/x², इसलिए यहाँ पे मैंने इसे ले लिया। अगर आपके पास दे रखा हो 1/√x डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो कैसे करोगे। अगेन ये ऊपर x की पावर -1/2 हो जाएगा। अगेन इस पर पहली प्रॉपर्टी लगाओगे तो x की पावर 1/2, यहाँ नीचे 1/2, 2√x प्लस सी आ गया। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी है जो काफ़ी क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलती है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ √x का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, x की पावर 3/2/2/3 प्लस सी। ये कांस्टेंट लगाना मत भूलना। सातवां है, अच्छा अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे आते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। अगर मैं आपको कह दूँ कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप बोल दोगे साइन 2x, फिर आप जो कोफिशिएंट एक्स है उससे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। नाइन्थ tan x का भी ले लो, या चलो पहले जो आसान से पहले वो ले लेते हैं। sec² x का क्या होता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। अगर सिमिलरली अगर मैं cos x² x ले लूँ तो क्या आ जाएगा -cot x प्लस सी, बिकॉज cot x का डिफ्रेंसिएशन -cos x² होता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, sec x tan x, ये काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंडिकेशन क्या आ जाएगा, sec x प्लस सी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ cosec x cot x, तो आ जाएगा -cosec x प्लस सी, ठीक है। ये थे हमारे डायरेक्ट जो हमने डिफ्रेंसिएशन में करे थे। अगर मैं बात करूँ कुछ नए वालों की, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये होता है लॉग ऑफ मॉड सेक। मॉड लगाना मत भूलना, बिकॉज जो सेक एक्स होता है उसकी वैल्यू -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी पे वेरी करती है। और हमें पता है लॉग का जो डोमेन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मॉड लेना पड़ेगा ताकि कोई नेगेटिव वैल्यू लॉग के डोमेन में ना आ जाए। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होता है लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैन और कॉट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सेक एक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स, याद रखना। टैन एक्स का होता है लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स और सेक एक्स का होता है लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स का वैसे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, पर इसका होता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के इंटीग्रेशन हो गए। अब हम कुछ चलते हैं एल्जेब्रिक, क्या कहते हैं उसको, एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे। तो ये 16 है शायद, है ना। 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन कितना होता है। ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखना है। तो ये होता है 1/2a लॉग, अब यहाँ पे x माइनस ए, तो ऊपर x माइनस ए होगा, नीचे x प्लस ए होगा, ठीक है। 17 देख लो, अगर आपको a² प्लस x² दे रखा है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। आपने पढ़ रखा है ना tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x², ठीक है। तो उससे आप थोड़ा रिलेट करके इसे याद कर सकते हो। अगर यहाँ पे x² माइनस a² जगह a² माइनस x² होता तो आप क्या करते हो, तो 1/2a लॉग, यहाँ पे ऊपर a माइनस एक्स आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिमाग में ध्यान से रखनी है, यहाँ पे x माइनस है तो ऊपर x माइनस आएगा,
यहाँ पे a माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी a माइनस एक्स आएगा, लेकिन वो नीचे आएगा। ठीक है, अगर मैं 19th की बात करूँ तो 19th है हमारा (1/√x² - a² का इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? log ऑफ मॉड x प्लस (√x² - a² + c। अगेन आपको पता है लॉग का जो डोमेन होता है उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसलिए हमें यहाँ पे मॉड लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ये होता है 1/√x² - a² का। 20th ले लो, 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/√x² - a² था तो हमने यहाँ लॉग के अंदर x² - a² रखा। अब अगर x² + a² हो गए तो हम क्या लगा देंगे? लॉग मॉड x प्लस (√x² + a²। ठीक है, 21। अगर यहाँ पे मेरे पास x² - a² का a² - x² है। अब याद रखो इसका होता है साइन इनवर्स x/a। याद अगर आपको याद आ रहा हो तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 - x²। ठीक है, उससे आप थोड़ा लेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 की जगह a आ गया तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 की जगह a आ जाएगा। ठीक है, 22। इतने सारे हैं। ठीक है, बट हमें याद तो करना ही है, हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ (√x² - a² का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी के कई क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको इस टाइप के फॉर्मेट के कई दिख रहे होंगे एक्सप्रेशन। तो इसका आप ऐसे करोगे, दिखने में बहुत छोटा सा है लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आता है। x/2 (√x² - a² माइनस a²/2 log ऑफ मॉड x प्लस (√x² - a² मॉड क्लोज प्लस c। अब इसे याद रखने की ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको। 23rd देखो, अगर आपको पूछ रहा हो (√a² - x² इंटू dx। ठीक है, एक बार x² - a², फिर अगली बार (√a² - x²। तो इसके लिए आप क्या करोगे? x/2 (√a² - x²) माइनस इसमें a²/2, इसमें इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x/a। तो इससे आप ऐसे लेट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे भी 1/√a² - x² में साइन इनवर्स आ रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी (√a² - x² में साइन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ऐसे लेट कर सकते हो। और दोनों को याद रखने का ट्रिक यही सेम है कि (√x² - a² है तो यहाँ पे भी (√x² - a²) और यहाँ पे x/2 लगाना है, यहाँ पे a²/2 लगाना है। ठीक है, इसे आपको बार बार याद करके लिख लिख के और एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपसे सारे फॉर्मूले याद हो गए। अभी आपने देखा कि हमने 3 फार्मूले पढ़े जब ये डिनोमिनेटर में थे, 3 एक्सप्रेशन। अब हम ये 3 फार्मूले पढ़ रहे हैं जब ये तीनों टर्म जो है न्यूमरेटर में। ठीक है, (√a² + x² का क्या होता है? x/2 (√a² + x²). ठीक है, जो एज इट इज़ यहाँ पे था, प्लस a²/2 log ऑफ मॉड x प्लस (√x² + a² मॉड क्लोज प्लस c। तो आप देख रहे हो ये और ये फॉर्मूले आपस में क्लोज रिलेटेड है, और ये वाले फार्मूले। ठीक है, ये आपस में क्या है? क्या रिलेटेड है। तो आपको ये सारे फार्मूले बहुत ही अच्छे से याद हो जाने चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड वैरायटी भी आती है इंटीग्रेशन के, जिसे हम कहते हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में क्या होता है? जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन साथ में दे रखे हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x इंटू कॉस x, ऐसा कुछ भी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम बाय पार्ट लगाते हैं जब दो डिफरेंट फंक्शन दे रखे होते हैं। इसका ऑर्डर होता है आई लेट। आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लोगारिथम, ए मतलब अलजेब्रिक। ये जो हमने सारे पढ़े सब अलजेब्रिक है। टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल। ये क्या होता है? प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी 1 वाला है उस फंक्शन को आपको एज इट इज़ रखना है। फिर जो प्रायोरिटी 2 वाला जो फंक्शन है उसका आपको इंटीग्रेट करना है, माइनस फिर आपको बड़े वाला इंटीग्रेशन लगाना है। और इसके अंदर जो आपको जो प्रायोरिटी 1 वाला फंक्शन था उसको आप क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। फिर आप क्या करोगे? दोबारा प्रायोरिटी 2 वाले वेरिएबल को प्रायोरिटी 2 वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। जब आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा फिर आपको दोबारा यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बाय पार्ट का सिस्टम। उसके बाद एक और फार्मूला होता है e⁻x इंटू एफ प्लस f'। इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x fx प्लस c के इक्वल। ठीक है, और जब भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको कहीं पे भी
एक्सप्रेशन में e टू द पावर x मिल रहा है, तो ज़्यादातर टाइम आपको e टू द पावर x को t पुट करना पड़ता है, ये याद रखना। वैसे आप एनसीईआरटी के सवाल लगाओगे उसमें आपको ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंडिकेशन क्या होता है, e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि जो जेई बोर्ड सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास अगर क्या कहते हैं, अगर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे आपको ऐसे टर्म दे रखे हैं एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी प्लस सी बाय एक्स माइनस सी। अगर आपके पास एक्स माइनस बी तक ही है तो आप यहाँ पे एक्स माइनस बी तक ले लो, अगर एक्स माइनस सी तक है तो यहाँ ले लो, अगर आपके पास एक्स माइनस डी भी है तो प्लस डी बाय एक्स माइनस डी भी करके लिख लो। ठीक है, ठीक है। दूसरा दूसरा लेट सपोज अगर आपके पास न्यूमरेटर में अगर कोई क्वाड्रेटिक है और नीचे आपके पास दे रखा है एक्स माइनस ए और यहाँ पे दे रखा है लेट सपोज कुछ भी ले लो एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसे कैसे लिखोगे, ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी प्लस सी बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए। जब ये वाला टर्म आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, इसको एक्स माइनस बी और फिर इसी को एक्स माइनस, अगर आपके पास ऐसा कोई भी फंक्शन दे रखा हो डिनोमिनेटर में तो आप क्या लिखो, पहले स्क्वायर वाला टर्म हटा दो और उसको बी के साथ लिख दो और फिर पूरा टर्म अलग से लिखो। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, इसे याद ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऊपर क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखी है और आपके पास दे रखा है एक्स माइनस ए और यहाँ पे आपको दे रखा है कोई भी इस टाइप की क्वाड्रेटिक दे रखी है, दो टाइप की क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्या तो इस टाइप की या इस टाइप की। अगर आपको इस टाइप की दे रखी है तो आप ऐसे लिखोगे ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गए, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर लेट सपोज मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको ऊपर क्वाड्रेटिक टर्म दे रखी है और नीचे आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। लेट सपोज आपको कुछ कुछ भी दे रखा है रैंडमली एक्स स्क्वायर प्लस टू और नीचे यहाँ पे दे रखा है टू एक्स प्लस थ्री, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन में आपको ऐसे रैंडमली कुछ भी दे रखा है और ऊपर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और नीचे आपको एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपके लेट सपोज इसको मैंने पी एक्स ले लिया और नीचे लीनियर क्वाड्रेटिक होना चाहिए और ये लीनियर होना चाहिए, तो ऊपर वाले को लेट सपोज मैंने पी एक्स लिया, नीचे वाले को मैंने क्यू एक्स लिया। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता हूँ कि मैं पी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होना चाहिए था, मैंने उल्टा लिख दिया। तो लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है ऊपर और यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखा है। ठीक है, तो लीनियर को लेट सपोज मैंने पी एक्स ले लिया, क्वाड्रेटिक को मैंने यहाँ पे क्यू एक्स ले लिया। ठीक है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा, तो मैं पी एक्स को लिखूँगा पी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दूँगा क्यू एक्स को। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दूँगा क्यू एक्स को और इसको मैं ए के टर्म में लिखूँगा और यहाँ पे बी। ये होता है स्टैंडर्ड वेराइटी। लेट सपोज मेरे पास एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है रैंडमली एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसको मैं कैसे करूँगा, तो आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस टू को आप लिख दो ए इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, टू एक्स प्लस फोर प्लस बी। अब आप करो कि दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू ए एक्स और टू इज इक्वल टू फोर ए प्लस बी। तो यहाँ से एक्स क्या, ए की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गई, फिर इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा तो टू इंटू टू प्लस बी और यहाँ से बी की वैल्यू 0 आ गई। तो मैं x प्लस टू को लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस बी इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव का ऐसे, और a की वैल्यू मैंने निकाली दी 1/2 तो इसे बाहर लिख लो। और आपको दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टी पुट कर लेता हूँ। तो जब मैं इसे टी पुट करूँगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 1/2 डी टी बाई टी, ये इक्वल आ जाएगा 1/2 लॉग टी के। ठीक है, बिकॉज 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स। ठीक है, टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव लो, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे यहाँ पे मैं कंप्लीट स्क्वायर कर सकता हूँ, ये वैसे मैं आगे बताने वाला था। यहाँ नीचे मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर करूँगा और फिर यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ये वाली जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरा अगला पॉइंट ये होने वाला था, अगर मेरे पास कोई भी एक टर्म दे रखा है लेट सपोज इंटीग्रेशन के अंदर और यहाँ पे मुझे नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है, या फिर अगर मुझे कुछ ऐसा दे रखा है,
ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों ही केसेस में मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में कंप्लीट स्क्वायर करूँगा और कंप्लीट स्क्वायरिंग करने के बाद मैं ये फॉर्मूले अप्लाई करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार इसको ध्यान से देख लो। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन के ऊपर लीनियर टर्म दे रखा है और नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो आप लीनियर को क्या करोगे, क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन के टर्म में क्या करोगे, रिलेट करोगे और साथ में आप कोफिशिएंट लगा देना। ठीक है, कोफिशिएंट लगाना मत भूलना। डिनोमिनेटर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसके साथ ए लगा देना और एक कांस्टेंट बी लगा देना एडिशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट कंपेयर करना और आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ऊपर अगर कांस्टेंट है, अगर ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक बन रही है या फिर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक बन रही है, तो आप क्या करो, नीचे कंप्लीट स्क्वायर कर दो और कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद यहाँ में से फॉर्मूले आप मैच करके लगा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल दे रखे है इस फॉर्म में 1/a+b sin स्क्वायर एक्स dx, या फिर आपको दे रखा है इंटीग्रल 1/a+b cos स्क्वायर एक्स dx, आपको कर दे रखा है 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स dx, या फिर अगर आपको दे रखा है 1/इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, या फिर अगर आपको दे रखा है 1/a प्लस b sin 2x, या फिर अगर आपको दे रखा है इंटीग्रल 1/a+b cos 2x। ठीक है, अगर आपको इनमें से कुछ भी दे रखा है, इन 6 में से अगर आपको कोई किसी भी टाइप का सवाल क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो स्टेप 1 क्या होगा, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो बाय cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्टेप 2, न्यूमरेटर के अंदर आप सेक्स स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करो और डिनोमिनेटर के अंदर आप डिनोमिनेटर के अंदर आप tan स्क्वायर एक्स की टर्म बनाने की कोशिश करो, 1 + tan स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करो। उसके बाद आप क्या करो, आप 1 + tan स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दो। ठीक है, आप क्या करो, सॉरी tan स्क्वायर एक्स को आप tan एक्स को आप टी पुट कर दो। तो जब आप tan एक्स को टी पुट करोगे तो dt/dx आपके पास आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा कि आपके जो न्यूमरेटर में जो आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स वाली जो टर्म थी वो कट जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो इन टाइप के कोई भी सवाल हो तो कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में एक सेक्स स्क्वायर एक्स की टर्म बन जाएगी और डिनोमिनेटर में आपके पास एक tan स्क्वायर एक्स की टर्म बन जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करो कि tan एक्स को टी पुट कर दो। जब आप tan एक्स को टी पुट कर दोगे तो आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स की टर्म कैंसिल हो जाएगी और फिर आपके पास कुछ इस टाइप का इक्वेशन बच जाएगा, 1/at² प्लस bt प्लस c, आपके पास नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी। फिर आप उसमें क्या कर दो, फॉर्मूले अप्लाई कर दो। कैसे, सबसे पहले आप कंप्लीट स्क्वायर करना, कंप्लीट स्क्वायरिंग करने के बाद जो फॉर्मूला आपने इधर पढ़े मैच करके अप्लाई कर देना। ठीक है, ये मेन मेथड होता है। तो इन 3-4 स्टेप के अंदर आप ये 6-4-5 टाइप के सवाल आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये अगर आप इन सबको बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि जो भी टर्म डिनोमिनेटर में आ रहे हैं उनकी पावर में स्क्वायर है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। साइन 2x के अंदर आप देखोगे, अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो 2 sin x cos x आ जाएगा। तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गई, 2 टर्म आ गई है ना। cos 2x को भी करोगे तो ये भी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। तो इन इंटीग्रल्स के अंदर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। अगर आपके पास कुछ ऐसा टाइप का आ जाए 1/a+b sin x, यहाँ पर आप देखोगे कि कोई स्क्वायर वाला टर्म नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए 1/a+b cos x, इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि कोई भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आ रहा। अगर आपके पास आ जाए 1/a sin x प्लस b cos x, इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि कोई भी स्क्वायर वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इनको आप कैसे करोगे, तो इनको करने का लिए ट्रिक होता है, sin x को पुट कर दो tan x/2, 2 tan x/2 होता है ना, हाँ, और 1 + tan स्क्वायर x/2। cos x को आप पुट कर दो, cos x को हम क्या पुट कर देते हैं, 1 - tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2। एक बार फॉर्मूले भी रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। तो इन टाइप के सवालों को करने के लिए जब डिनोमिनेटर के अंदर sin x cos x की टर्म हो और उनके ऊपर स्क्वायर ना लगाओ, तो sin x को आप ये पुट कर दो, cos x को आप ये पुट कर दो। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक इंटीग्रेशन है, उसके ऊपर आपको क्वाड्रेटिक टर्म दे रखा है और नीचे आपको एक बाय क्वाड्रेटिक यानी कि x⁴ वाली टर्म दे रखी है। ठीक है,
तो इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, या फिर अगर आपके पास कुछ इस टाइप का दे रखा है 1/sin⁴x प्लस cos⁴x, है ना, यहाँ पे भी आप देखोगे 4 की टर्म आ रही है पावर के अंदर। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर भी स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, क्वाड्रेटिक मतलब कोई x वाली टर्म है, बाय क्वाड्रेटिक मतलब कोई x⁴ वाली टर्म है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बाय x²। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x² से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। स्टेप 2, आप क्या करो, डिनोमिनेटर के अंदर, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर के अंदर आप x + 1/x² क्रिएट करने की कोशिश करो। इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी आ जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म का भी स्क्वायर होगा। जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² की टर्म डिवाइड करोगे तो ऊपर आप देखोगे, ऊपर कोई लीनियर टर्म बन जाएगा और नीचे आपके पास कुछ ऐसा बच जाएगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये होता, तो अगर मैं इसको x² से डिवाइड करता तो मेरे पास ये बच जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता, इसका कंप्लीट स्क्वायर लेता तो मेरे पास x/1 + x², तो x² + 1/x², यहाँ से देखो बन रहा है ना, यहाँ से क्या बनेगा +2, -2 करोगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता, 3x² ले लेता तो यहाँ पे +3 -2 यहाँ +1 बच जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर में x + 1/x² क्रिएट करना है। स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है, आपको x + 1/x या फिर x - 1/x अपनी सुविधा के हिसाब से आपको न्यूमरेटर में क्रिएट करना है। स्टेप 4 के अंदर आप क्या करोगे, आप x + 1/x, अगर आपने x + 1/x लिया है तो x + 1/1x को टी पुट करोगे। अगर आपने x - 1/x लिया है न्यूमरेटर में तो आप उसको टी पुट कर दोगे, ठीक है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास नॉर्मल इंटीग्रेशन आ जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा जो आपने शो में पढ़ा था, ठीक है। तो आपके पास ये स्टेप होते हैं, आपको सारे याद करने हैं और आपके पास सारे एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं। एक बार आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो बेसिक्स अच्छे से हो जाएगी आपके क्लियर कि आपको इन टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना होता है, ठीक है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल है, आपको ऊपर दे रखा है sin x + -cos x और नीचे आपको कुछ भी प्रेजेंस दे रखी है ऑफ sin 2x, ठीक है। ये भी एक वैरायटी है कि आपको ऊपर sin x और cos x दे रखा है और नीचे आपको sin 2x के फॉर्म में कुछ दे रखा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको sin x + -cos x का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करोगे। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, जब आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड करोगे उसको फिर टी पुट कर देना। अगर आपके पास न्यूमरेटर में sin x और cos x का टर्म दे रखा है और नीचे आपको sin 2x के टर्म में कुछ भी दे रखा है, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर के अंदर जो भी आपको टर्म दे रखा है क्वेश्चन के अंदर उसका आप डेरिवेटिव निकालो और जब वो डेरिवेटिव आएगा उसको आप टी पुट कर देना। उस डेरिवेटिव को टी पुट करना है आपको, किसके डेरिवेटिव को, न्यूमरेटर के। और कब करना है, जब आपके पास न्यूमरेटर में sin x cos x का टर्म हो और डिनोमिनेटर में आपके पास sin 2x का टर्म हो, तब आपको ये मेथड फॉलो करना है, ठीक है। जो डेरिवेटिव है न्यूमरेटर का उसे आपको टी पुट करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है 1/ax + b, मतलब कि कुछ लीनियर टर्म दे रखा है, अंडर रूट के अंदर आपको एक लीनियर टर्म दे रखा है, इसको आप कैसे करोगे, इसको करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप cx + d को t² पुट कर देना ताकि रूट वाला टर्म कैंसिल हो जाए। फिर आप हो सकता है बाई पार्ट लगाओ या फिर कुछ और करो, वो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा एज पर द क्वेश्चन। बट मेन चीज़ क्या है कि आपको रूट हटाना है, तो आप क्या कर दो, cx + d को t² पुट कर दो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास 1/√a² ax² + bx + c दे रखा है आपके पास, अगेन रूट के अंदर एक ऐसा टर्म दे रखा है, तो अगेन फिर से आप cx + d को t² पुट कर दो। cx + d अगर आपके पास px + q भी है उसे भी आप t² पुट कर दो। मेन पर्पस क्या है, यहाँ चाहे लीनियर हो या चाहे क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, ये रूट वाला टर्म आपको हटाना है। तो रूट वाला टर्म हटाने के लिए आप जो रूट के अंदर जो टर्म दे रखा है उसे आप t² पुट कर दो ताकि रूट हट जाए, ठीक है। अब रूट के लेफ्ट में क्या है, रूट के राइट में क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेन अपना ये फंडा है, मेन अपना फंडा क्या है कि आपको रूट हटाना है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, अगर आपके पास कुछ ऐसा टर्म दे रखा है, लीनियर टर्म दे रखा है और इस बार रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। पहले क्या था, रूट के अंदर लीनियर आ रहा था, तो रूट के अंदर लीनियर होगा तो लीनियर वाली टर्म को t² पुट कर दो, फ़र्क नहीं पड़ रहा लेफ्ट या राइट में क्या है। बट अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो उस केस में आप इसको t² पुट नहीं करोगे, बिकॉज इसको t² पुट करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको ax + b को 1/t पुट करना है। ये मेथड है, ये याद करने वाले हैं, ठीक है।
इसे हमें याद करना है कि रूट के अंदर अगर लीनियर टर्म है तो हमें लीनियर टर्म को टी स्क्वायर पुट करना है, बट अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो उससे आपको टी स्क्वायर पुट नहीं करना। उसके साइड में अगर कोई लीनियर टर्म बैठी है तो उसको आपको 1/t पुट करना है। ये याद करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो, अगर आपके पास कोई इस टाइप का टर्म बैठा है जिसके अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक टर्म दे रखी है और फिर आपको एक रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म दे रखी है। पहले क्या था, पहले यहाँ पे क्या था कि आपके पास लीनियर 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 का फॉर्मेशन है, लीनियर क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक लीनियर का है। इसमें क्या था कि दो लीनियर है, एक लीनियर रूट के अंदर है, इसमें एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर है, लीनियर रूट में, तो लीनियर को टी स्क्वायर पुट करना है। अब हमने पढ़ा लीनियर क्वाड्रेटिक है बट इसमें क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है, तो हमें क्या करना है, लीनियर को 1/t पुट करना है। बट इसमें क्या है, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक है और दोनों में से कोई एक रूट के अंदर है, तो इसके अंदर आपको करना है, अगेन आपको इसको टी स्क्वायर पुट नहीं करना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। आप क्या करोगे, एक्स को 1/t पुट कर दोगे। पहले क्या था, लीनियर वाली टर्म थी तो आप उसे 1/t पुट कर लेते थे। अब यहाँ पे कोई लीनियर वाली टर्म बची ही नहीं, तो आपको यहाँ पे एक्स को 1/t पुट करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बच जाएगा, -t/dt अपॉन a+b t² इंटू √c+d t²। आपके पास कुछ ऐसा टर्म बैठ जाएगा, आपको कुछ ऐसा टर्म मिलेगा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, बिकॉज ये ऑफकोर्स मैं याद नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे लिख के रखना पड़ा। जब आप एक्स को 1/t पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसा टर्म मिल जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे c+dt² को u² पुट कर देना, बिकॉज t हम पुट नहीं कर सकते बिकॉज हमने t पहले ही यूज़ कर लिया, तब हमें कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टर्म मिल रहा है उस आपको क्या करना है, u² पुट कर देना है, ठीक है। उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्या कहते हैं आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का अपना सिंपल है भाई, अगर मेरे पास f(x) दे रखा है b से a, तो मैं चाहूँ तो वेरिएबल एक्सचेंज कर सकता हूँ, ft/dt लिख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो मैं fu/du लिख सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे एक्स की कोई भी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ वेरिएबल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मुझे लिमिट मैंने चेंज कर दी f(x) से b से a, ठीक है, अगर मुझे इसे करना है a से b, अगर मैंने ऊपर नीचे की लिमिट चेंज कर दी तो आपको सिंपली यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) b से a, तो इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ। लेट सपोज, बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एसेंस होता है वो ग्राफ के अंदर होता है। लेट सपोज एक ग्राफ दे रखा है मेरे को, ये a से b, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास c दे रखा है, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। अगर मैं a से b लिख रहा हूँ मतलब मुझे a से b का एरिया चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो a से b का एरिया पूरा ले लूँ या फिर a से c का एरिया निकालूँ, उसे ऐड कर दूँ c से b के एरिया में, तो मैं a से c का एरिया निकाल लूँ प्लस फिर मैं क्या करूँ, c से b के एरिया में प्लस कर दूँ। तो a से c का एरिया निकाला ये ऐसे, और फिर b से c का एरिया निकाला ऐसे, और दोनों को प्लस कर दिया। तो दो मेथड है, क्या तो मैं a से b पूरा ले लूँ या फिर मैं a से c लूँ फिर प्लस करूँ c से b। अगर ये नीचे दे रखा होता तो मैं फिर मैं माइनस करता, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट a से c वाला ऊपर है वाई एक्सिस के, तो मैं इसे एडिशन में लूँगा। अगर ये नीचे होता वाई एक्सिस के तो मैं इसे माइनस में लेता, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर भी, अगर आपके पास एरिया नीचे रहता है तो आप उसे माइनस कर देते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है f(x) b से a, इससे आप क्या लिख सकते हो, b + a - x dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोनों लिमिट को प्लस करो माइनस कर दो वेरिएबल के साथ और इसे पुट कर दो, इसे हम कहते हैं किंग्स रूल, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, b + a - x, ठीक है। तो आप x को किससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a + b - x से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज़ बचती है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx दे रखा है फ्रॉम a to -a, ठीक है। अगर आपके पास जो f(x) है वो ऑड फंक्शन है, अगर आपके पास f(x) ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। बट अगर आपके पास f(x) इवन फंक्शन है, अगर आपके पास f(x) इवन फंक्शन है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × f(x) dx फ्रॉम a to 0, ठीक है। तो a से -a को मैं लिख सकता हूँ a to 0, उसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया अगर आपके पास f(x) इवन फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन होगा तो जो एरिया वाई एक्सिस के ऊपर होगा और जो एरिया वाई एक्सिस के नीचे होगा दोनों इक्वल होगा, तो दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम 2a to 0, ठीक है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 2 × f(x) dx a से 0, मतलब यहाँ पर जो a का जो 2 था वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। इसकी कंडीशन है,
कंडीशन क्या है, अगर f2a माइनस एक्स, यानी कि अगर मैं अपर लिमिट को माइनस कर दूँ वेरिएबल के साथ और ऑफकोर्स फंक्शन में पुट कर दूँ, और अगर वो f(x) के साथ आ रहा है तभी मैं ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। समझ रहे हो, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कैलकुलेशन के अंदर। ये जो ऊपर जो 2 बैठा होता है ये हमें कैलकुलेशन में काफ़ी बार तंग कर रहा होता है। तो उससे अगर मुझे नीचे लाना है और मुझे a को इंडिपेंडेंट रखना है ऊपर, तो जो अगर मैं इस अपर लिमिट को इसमें पुट कर दूं और इसे माइनस कर दूं इसके साथ, यानी कि अगर मैं x को 2a माइनस एक्स लिख दूं, जो अगर फंक्शन की वैल्यू x पे और फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स पे सेम आ रही है, तो फिर मैं इस 2 को नीचे लिख सकता हूँ। समझ गए। तो हमें x को सब्स्टिट्यूट करना है 2a माइनस एक्स के साथ, और अगर फंक्शन की वैल्यू x पे और 2a माइनस एक्स दोनों पे सेम आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 2 को नीचे लिख सकता हूँ। ठीक है। या फिर अगर 2a माइनस एक्स की पे फंक्शन की वैल्यू f(x) के नेगेटिव आ रही है, मतलब मैंने x पुट करा फंक्शन में तो लेट्स सपोज मेरी वैल्यू 3 आ गई, और जब मैंने 2a माइनस एक्स पुट करा फंक्शन के अंदर तो मेरी वैल्यू -3 आ गई, यानी कि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो उस केस में मेरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन इंडेफिनेट डेफिनेट के सारे ट्रिक्स, सारे फार्मूला, सब कुछ कवर कर दिया हमने। ठीक है। अब जाओ जाके एनसीईआरटी सॉल्व करो और अच्छे क्वेश्चन लगाओ। ओके बाय।